जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। और आज मैं फिर आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूँ आप सभी का प्रेम और स्नेह प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्रेम और स्नेह हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अपनी कक्षाएं व्याकरण से संबंधित जिसमें अपना जो प्रकरण चल रहा है वो है संधि का, और जिसमें अपन स्वर संधि की बात कर रहे थे। स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में, जिसमें से पहला भेद दीर्घ संधि जो कि हो चुका है, दूसरा था गुण संधि जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और तीसरा था वृद्धि संधि जिसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद की जो अपनी कक्षा रही थी, जो लास्ट क्लास थी, वो थी वृद्धि और गुण संधि के अपवादों से संबंधित। क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हैं उनका दृष्टिकोण थोड़ा बदलता हुआ जा रहा है, और जो ये प्रश्न हैं जो बनते हैं वो अपवादों से ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए अपवादों की अपनी पूरी एक क्लास रही थी जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उस क्लास को आप अवश्य देखें। और जो आज अपनी कक्षा रहने वाली है वो रहेगी यण संधि, जो कि स्वर संधि का चौथा भेद है। उसके बाद की जो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लास्ट जो संधि है, स्वर संधि का जो लास्ट भेद जिसे अपन कह सकते हैं वो है अयादी संधि के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अपने बिंदु पे अपन आते हैं, वो है तीसरा प्रकार, या माफ कीजिए चौथा, वो है यण संधि। यण संधि के बारे में से सामान्य जानकारी अपन उसी दिन कर चुके हैं जिस दिन भेदों के बारे में अपन ने पढ़े थे, स्वर संधि के भेदों के बारे में। फिर भी जैसे मैं बताना चाहूँगा, या फिर उदाहरणों के साथ अपन इनको समझते हुए चलेंगे, और इनके बाद इनकी पहचान जानेंगे कि पहचान क्या थी। ठीक है, पहले बात मैं करूँ कि यदि पहले एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हैं इति प्लस आवश्यक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण त है, त में से ई है, ये हो गया अंतिम वर्ण ई, छोटा ई। उसके बाद प्लस, और जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण है आ। उसके बाद जो बचा वो ऐसे कैसे अपन ने लिख दिया। उत्तर पद का प्रथम वर्ण और प्रथम जो पद है उसका अंतिम वर्ण देखा है तो प्रथम वर्ण है ई और यहाँ है आ। अपने एक स्थिति बनी थी यन संधि में है ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आए। अब यहाँ असमान स्वर से मतलब है, माफ कीजिए, असमान स्वर। यदि असमान स्वर की मैं बात करूं तो असमान स्वर से मतलब ये है कि ई या ई इधर नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, बाकी इससे भिन्न स्वर असमान स्वर की बात हुई। क्योंकि जब स जाती है असमान स्वर की बात करें तो उसमें दीर्घ संधि होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो असमान स्वर की बात करें ई या ई से भिन्न, तो यहाँ जो आ आया है ये ई से भिन्न है। ठीक है, तो वो आता है, तो उस स्थिति में ई के बाद ये आदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले की जो संधियां थी उनमें इन दोनों की जगह हो रहा था एक आदेश। अब इसमें इन दोनों की जगह न हो के सिर्फ इसी की जगह होगा। यण और अयादी संधि में ऐसा ही होता है, इसीलिए यण और अयादी को एक साथ पढ़ते हैं, और बाकी इन तीनों संधियों को जो अपन ने पूर्व में पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक साथ पढ़ा जाता है। तो इसकी बात करें तो इसमें होगा ये आदेश होगा, और जैसे ई की जगह अपन ये आदेश करते हैं तो होगा इत, ई की जगह यह हुआ, ये अधूरा ये। उसके बाद था आ, ऐसे कैसे आएगा, आवश्यक अपन ने ऐसे कैसे लिखा है, इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो तब अधूरा, यह में यह भी अधूरा है, यह में आ जोड़ेंगे तो या, और जो बच गया सेक लिख दिया, इत्यावश्यक। इस प्रकार ये हुआ इसका संयुक्त पद, और इसमें हुई यण संधि। तो जैसे इसमें निकल के आया ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि। इस प्रकार जो अपने सूत्र निकल के आया वो वह पहला इसका सूत्र जिसे बोल सकते हैं ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर या सजातीय स्वर नहीं होने से इसके साथ इस स्वर से भिन्न स्वर, या यही कहा जा सकता है असमान स्वर यदि आता है, असमान स्वर वर्ण आता है तो ई या ई के स्थान पर जो आदेश होगा वह होगा यह वर्ण।
ठीक है दोस्तों, ये भी जैसे कहा यहाँ यही वर्ण क्यों आया, वह वर्ण क्यों नहीं आया, वही स्थिति यहाँ होगी, या वही कारण है यहाँ पे भी कि जो य का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान एक ही है, और इन दोनों का उच्चारण स्थान है वह है तालु, इसीलिए ई के स्थान पर ये ही आदेश होता है। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें जो पहले इसके उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा इसका जो नियम बन के आया था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला नियम अपना निकला ये, ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर यदि आता है तो ई या ई के स्थान पर होगा, न कि इसके स्थान पर। ई या ई के स्थान पे जो आएगा ये आएगा यह वर्ण। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। इसका उदाहरण से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण होगा जैसे प्रति धन इच्छा। ठीक है, इसके पद को पहचानने की अपन लास्ट में बात करेंगे जब यण संधि अपनी समाप्त हो जाएगी। फिर इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे तीनों संधियों को अपन ने पहचानने की बात करी, और एक साथ पांचों संधियों को कैसे पहचानेंगे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे क्लास के अंत में। तो आप बने रहे हमारे साथ अंत तक। ठीक है दोस्तों, तो बात करें जैसे वही बात आ गई कि ई के बाद, माफ कीजिए, एक सा नहीं, प्रत्यय धन एक्स, इसमें तो हाँ चलो एक सा भी हो गया। तो बात करो एक सा की बात करें तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी दीर्घ संधि। माफ कीजिए, वो गलती से लिख गया। अब यणका में इसका दीर्घ आ गया, इसलिए ई या ई के बाद होता है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। बात करें इसका अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे हैं वही प्रति से ही लेते हैं। चलो, प्रति धन एक्स, बात हुई थी असमान स्वर की, वहां समान स्वर आ गया था इसलिए दीर्घ संधि हो गई। जस्ट इससे पहले वाले उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, जो गलती से लिखने में आ गया था, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या था, समान स्वर हो गया था इसलिए दीर्घ संधि हुई। अगर यदि असमान स्वर आता है, यदि असमान स्वर आता है उसी के बाद यण संधि हो गई, अन्यथा समान स्वर में कौन सी संधि चली जाएगी, दीर्घ संधि। या आप विशेष तौर से ध्यान रखें और इसका हमेशा ही ध्यान रखें। यहाँ है ई और यहाँ है ए। ई के बाद कौन सा है, असमान स्वर आया है, अर्थात ई के स्थान पे क्या आदेश होगा, यह होगा, इसीलिए क्या हो गया, प्र अधूरा त। उसके बाद यहाँ जो ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, यह वर्ण, और उसके बाद जो बच रहा है वो है अक्ष। उसके बाद इनको संयुक्त करके लिखेंगे, प्र त आधा है, यह भी आधा है, यह में जुड़ा तो पूरा हो गया, और हो गया प्रत्यक्ष। इस प्रकार प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी, यण संधि। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे वाले सूत्र की। जैसे हैं अति धन अधिक, उसी प्रकार देखो ई बाद ई का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई हो जाएगा यह में। इसी प्रकार क्या हो गया, अति तो हो गया आधा, ये में आगे वाला ये मिलेगा, तो ये हो गया अत्ते, और ये हो गया अधिक, अत्यधिक। इस प्रकार अत्यधिक में भी कौन सी संधि हो गई साहब, यण संधि हो गई है। इसके बाद इसका एक और उदाहरण अपन समझ लेते हैं, वह है प्रति धन एक। अब आ रहा था, अब ये दूसरा वर्ण आ गया, दूसरा स्वर आ गया। ई के बाद कौन सा आया साहब, ए वर्ण आया, इसलिए ई के स्थान पे कौन सा हो जाएगा, ई के स्थान पे हो जाएगा ये आदेश हो जाएगा, और ये की जगह क्या हुआ, प्र आधा त बच गया, ये अधूरा था, इसमें ए मिला, ये ऊपर चला गया ए, और ये प्रत्येक। इस प्रकार प्रत्येक में कौन सी संधि हुई, यण संधि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं इसके दूसरे जो स्थिति या दूसरा जो नियम है यण संधि का, उसके बारे में। ठीक है, हाँ, तो इसका जो दूसरा नियम था, या पहले ही क्लास में अपन ये चर्चा कर चुके थे जब उसकी बात कर रहे थे, तो इसका जो दूसरा नियम था, पहले उदाहरण लेते हैं उसके बाद नियम अपन उससे निकालते हैं। जैसे मैं बात करूं सु धन अच्छ। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उ वर्ण। ठीक है, उसके बाद इसका द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अवर्ण, और ये छ। जब प्रथम वर्ण उ हो उसके बाद असमान स्वर हो तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। और उ के स्थान पे कौन सा वर्ण आदेश होगा, वो होगा व वर्ण। अब वह वर्ण ही क्यों आया, वो वर्ण इसलिए आया क्योंकि उ और व का जो उच्चारण स्थान है वो एक है, और वो है औष्ठ। ठीक है, इसके बाद अपन इसको संयुक्त करके लिखें, जैसे उ के स्थान पे व कर दिया तो स हो गया आधा, और उसके बाद यहाँ हो गया व लिखा ये, व में मिलाया तो व, और आज जो था वो ऐसे कैसे लिखते हैं, हो गया स्वच्छ। इस प्रकार इसमें कौन सी संधि आई, यण संधि। और यण संधि का कुछ दूसरा नियम निकल के आया इससे, इस उदाहरण से अपने पास नियम निकल के आया कि यदि उ वर्ण के बाद, उ वर्ण से मतलब उ
दीर्घ भी हो सकता है और छोटा ऊ भी हो सकता है। उसके बाद यदि असमान स्वर आता है, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आए, तो उसमें सिर्फ ऊ के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा? व वर्ण। इस संधि में विशेष ध्यान रखें, जो पहले अपन ने 3 संधियां पढ़ी है उनमें उन दोनों के स्थान पे हो रहा था, लेकिन इसमें और अयादी संधि में आपको ध्यान रखना है सिर्फ जो प्रथम वर्ण, जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण है उसी के स्थान पे कौन सा आदेश होगा वर्ण, जो अपने सूत्र में आएगा। उसके बाद बात करें हैं अन्य उदाहरणों की। तो जैसे करें, एक को लेते हैं सुधन आगत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी है उ वर्ण, उ के बाद है आ, असमान स्वर है, इसलिए उ के स्थान पे कौन सा वर्ण आदेश होगा? व। इसलिए ये तो स तो बच गया, स में से उ निकाला अपन ने तो स अधूरा बचा, तो स है आधा। ठीक है दोस्तों, ये आधा स में के बाद हुआ व भी आधा है, लेकिन व में आ मिला तो हो गया पूरा और हो गया वाह, और गत स्वागत। और आपने कहीं बार देखा होगा शादी ब्याहों में क्या लगा दिया जाता है? सुस्वागत। तो उससे स्वागत से पहले क्या कर दिया जाता है? सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो हो जाता है सुस्वागत, यानी अच्छे तौर पे या और भी उसका आगमन करने के लिए, अच्छा आगमन। ठीक है, स्वागत में इस प्रकार स्वागत में कौन सी संधि आई? स्वागत में संधि आई साहब यण संधि। इसके बाद एक दो और उदाहरण लेते हैं। जैसे बात करें छोटा था, चलो बड़े ऊ का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है एक ले हैं, हाँ, वधु। वधु प्लस आचरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है दीर्घ ऊ, उसके बाद है असमान स्वर आ, तो ठीक है इसके स्थान पे माफ कीजिए, व के स्थान पे क्या आदेश होगा? व। इसलिए क्या हो गया? व ध हो गया आधा, और व हो गया आधा, लेकिन इसमें जो आ मिलेगा तो क्या हो गया? व पूरा और आ की मात्रा, और चरण वध्वाचरण, यानी मतलब वधु का आचरण। इस प्रकार वध्वाचरण में भी कौन सी संधि हुई? यण संधि। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाले उस पर अपन बात करेंगे। एक जो शब्द है आप हमेशा से सुनते आए हैं, पता नहीं आपको ज्ञात है या नहीं, लेकिन मैं उसी का यहाँ उदाहरण लेता हूँ। ऊ धन रिक्ष, ऊ धन रिक्ष। वही ऊ के बाद समान स्वर, इसलिए ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा, वह है आधा, यह है वह है आधा। आपको बताए री की मात्रा नीचे जो लगती है री, वो इस प्रकार जो व में री मिलाया तो व्री, और एक क्ष। तो इस प्रकार वृक्ष में कौन सी संधि हुई दोस्तों? वृक्ष में संधि हुई यण संधि। इसलिए आपको ध्यान रखना है वृक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, इस प्रकार अपने जो दो एग्जाम्पल हैं, दो सूत्र हैं इसके यण संधि के, वो कंप्लीट हुए। पहला हुआ ई या दीर्घ ई वर्ण के बाद असमान स्वर आता है तो क्या होता है? ई या ई के बाद कौन सा वर्ण आदेश होगा? वह वर्ण है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र अपने पास निकल के आया, ऊ या दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आता है तो ऊ और ऊ के स्थान पे कौन सा हो जाएगा? वह वर्ण। इसके बाद एक और यण संधि का जो नियम है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उसके बाद जो अपना बिंदु होगा वो होगा अयादी संधि से संबंधित। ठीक है, अब चलो ठीक है, इसका पहले एक उदाहरण समझते हैं, उसके बाद उसी उदाहरण से अपन नियम निकाल के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, पितृ कीजिए, ये मार्कर भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। पितृ धन अनुमति, अनुमति हो सकता है इसकी साई खत्म हो गई हो, कोई बात नहीं, आज की क्लास तो करते हैं। पितृ धन अनुमति। अब देखो यहाँ है ऋण, ठीक है, पी त बचे अधूरा। उसके बाद बात करें इसमें री वर्ण है, री के बाद असमान स्वर आया अ, उसके बाद है नुमति। ठीक है दोस्तों, नुमति। ठीक है, ये ल ना समझ ले इसको, ये त वर्ण है, अधूरा वर्ण। ठीक है, जब री वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर क्या आदेश होगा? र वर्ण आदेश होगा, ऐसा इसका तीसरा नियम है। तो इसको पहले संयुक्त करके लिखें अपन, तो क्या हो गया? पी आधा त है, त में र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये त अधूरा, इसमें ये र जोड़ दिया तो हो गया पित्र, ये हो गया, इसमें अ जोड़ दिया तो ये री जोड़ दिया तो ऐसा हो गया पित्र, इसमें अ जुड़ गया तो पूरा हो गया पित्र नुमति, पित्र नुमति।
ती। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसका पहले अपन ये अब जो सूत्र निकल के आया कौन सा आया कि री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर वर्ण आता है तो री के स्थान पे क्या आदेश होगा, र वर्ण आदेश होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका लिखते हैं नियम। कौन सा नियम आया अपना, तीसरा नियम निकल के आया कौन सा, यदि रे वर्ण हो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उसके बाद असमान स्वर आता है, कौन सा स्वर, असमान स्वर वर्ण आए, तो उसके बाद जो री के स्थान पे आदेश होगा वो कौन सा वर्ण होगा, र वर्ण होगा। अब सब रही वर्ण क्यों आया साहब, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान और इसका स्थान सेम है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। जैसे बात करें, एक और उदाहरण लेते हैं, पितृ धन आदेश। देखिए यह है री की मात्रा, इसलिए यहाँ बचा पीत, और ये है री, और यहाँ है आदेश, और आ है, जो आ है असमान स्वर, इसलिए री के स्थान पे क्या आदेश होगा, र हो जाएगा, इसलिए पी त र भी अधूरा है, और फिर है आदेश। उसके बाद देखो इनको जोड़ें तो पी आधा है त, इसमें त जोड़ा तो नीचे जुड़ा र। ठीक है, लेकिन ये र पूरा है कैसे, क्योंकि ये आ इसमें मिल जाएगा आ, तो ये हो गया रा पूरा, और देश ऐसे कैसे लिख दिया, क्या हो गया, पित्रादेश। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इनको नोट डाउन करते चले, नहीं तो आप है ना इनका टाइम से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, या फिर आपको आप क्लास को रोक के और इनको लिख लीजिए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन एक दो उदाहरण और समझते हैं, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे वाली क्लास पे। पितृ के अपने दो उदाहरण हो गए हैं, क्यों ना अपन मातृ का ले लिया जाए एक उदाहरण। तो ये हो गया मातृ धन, वही आज्ञा की बात कर लेते हैं, उसमें आदेश था, इधर माता की आज्ञा अपन मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही बात, री की मात्रा है, री की किस में चल जाएगा, र में चेंज हो जाएगा, र आधा रहेगा, तो यहाँ हो गया माँ। अब वो इतना आधा, लेकिन इसमें नीचे चला गया र, और आधा तो आ गया, ये हो गया सब मात्रा आज्ञा, मतलब माता की आज्ञा, इसलिए आप सभी को माता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन आते हैं, एक और सवाल लेते हैं, माता से संबंधित ही ले लेते हैं, वही मातृ धन आनंद। तो इसी प्रकार आप करके देखना, इसका होगा माफ कीजिए, मात्रानंद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो यण संधि में अपने तीन जो हैं, कौन कौन से सूत्र निकल के आए, वो था पहला सूत्र, यदि ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आए, तो क्या होगा, ई और ई के स्थान पे ओनली, किसके ई और ई के स्थान पे क्या होगा, इसके स्थान पे होगा य वर्ण। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया उ या उ वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आए, तो क्या होगा दोस्तों, वह वर्ण होगा, लेकिन यह वह वर्ण सिर्फ और सिर्फ उ और उ के स्थान पे होगा। उसी प्रकार जो तीसरा इसमें जो नियम निकल के आया वो आया कि री वर्ण के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा, री के स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा र वर्ण। इन तीनों के अपन ने उदाहरण संबंधित विवेचना की है, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने जो चर्चा करते हैं, इसके बाद जो अपनी लास्ट संधि बची है स्वर संधि में, जो लास्ट भेद बचा है, पांचवा भेद और अंतिम भेद, वो है अयाधि संधि। ठीक है दोस्तों, पांचवा है भेद अयाधि संधि। ठीक है, माफ कीजिए, इससे पहले मैं आपको एक पहचान थी, जो पहचान हम संधि कंप्लीट होने के बाद ही जानते हुए हैं। तो पहले यण संधि की पहचान की अपन बात कर लेते हैं। यण संधि की जो पहचान है, इसकी जो पहचान होगी वो होगी कि कभी जो अपना जो पद होगा, संधि युक्त जो पद होगा, उस संधि युक्त पद में, उस संधि युक्त पद में क्या होगा, उस संधि युक्त पद में य व और र वर्ण दिखेगा। कौन कौन सा, य व और र वर्ण, और इन तीनों वर्णों से पूर्व कोई ना कोई अधूरा वर्ण होगा, और अधूरा वर्ण किसका होगा, वह अधूरा वर्ण होगा व्यंजन वर्ण। इस चीज का आप ध्यान रखें पहचान में, य व और र
वर्ण से पूर्व क्या होगा, एक अधूरा वर्ण होगा और वो अधूरा वर्ण होगा व्यंजन वर्ण। यही इसकी पहचान है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं व्याकरण, अपन पढ़ते हैं व्याकरण, ये ऋचा व्याकरण में कौन सी संधि है, ठीक है, इसमें आराम से निकाल सकते हैं कौन संधि आएगी। मैंने कहा य व र तीनों में से एक वर्ण दिखेगा, उससे पूर्व आपको एक अधूरा वर्ण दिखेगा और वो अधूरा वर्ण होगा व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण होगा अधूरा। तो जैसे यह वर्ण अपने को दिख रहा है, इससे पहले कौन सा अधूरा वर्ण है, वह वर्ण, अर्थात इसमें कहीं ना कहीं यण संधि होगी, और यण संधि होगी तो इसका टुकड़ा भी यहीं से करेंगे। तो उसका टुकड़े की बात करें तो व को निकाला तो क्या हो गया, व में जब अपन को पता है कि यह होता है तब ई होता है, और जो हो गया इसका वी धन आ करण, ठीक है। इसको वो करें तो ई के स्थान पे हो जाएगा यह, इसलिए वह बच गया आधा, यह भी आधा, इसमें आ जोड़ा तो आ और एक करण। इसी प्रकार व्याकरण में कौन सा हुआ, व्यंजन संधि हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पहचान भी आपको समझ में आई होगी। और भी जैसे व्यंजन संबंधित कोई भी उदाहरण हो, आप उनको पहचानने का प्रयास करना इसी के आधार पर, जैसे मैंने पहचान बताई है इसके आधार पर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं वो है अयादी संधि, जो कि व्यंजन संधि का लास्ट पार्ट है। अयादी, अयादी संधि, ठीक है दोस्तों। अयादी संधि की यदि मैं बात करता हूं तो अयादी संधि पहले अपन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, बाद में इसके जो नियम है वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, नए, माफ कीजिए, नए धन अन, क्या, ने धन अन, इसको बोले तो न में से निकाले अंतिम वर्ण कौन सा है, ए वर्ण सब, ठीक है। उसके बाद है इधर स्वर वर्ण, ठीक है। उसके बाद है बचा न। यदि ए के बाद अ आए, इसका पहला ही नियम बन रहा है अब, ए आई के बाद अ आए तो उसको कहेंगे, उसके स्थान पर अ के स्थान पर, अब सिर्फ अ के, यहाँ इस दोनों के स्थान पर नहीं, सिर्फ अ के स्थान पर ये आदेश होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, न, इसमें न अधूरा था, न में अजोड़ा न पूरा होगा, ये अधूरा है, ये में पूरा, ये अजोड़ा तो न भी होगा, ये हो गया नयन। तो नयन में इस प्रकार कौन सी संधि है, नयन में है अयादी संधि, ठीक है दोस्तों। नियम निकला, एक के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो पहला नियम निकला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहला नियम कौन सा निकला कि यदि ए वर्ण के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आए तो उसके बाद ए के स्थान पे जो होगा वो होगा ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, एक और उदाहरण लेता हूं मैं, उसके बाद बात करेंगे नए, माफ कीजिए, नए धन अक, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए न में से निकाला, न अधूरा हो गया, इसमें निकाला, इसमें डबल मात्रा वाला आ गया साहब, डबल मात्रा है तो इसमें डबल मात्रा नहीं आती, ये डबल मात्रा है तो ये डबल मात्रा वाला ए हो गया, पहले सिंगल वाला था ए, उसके बाद है अ और बच रहा है क। वही बात आई, ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे हो जाएगा दोस्तों आए। आई को क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको आय बोलते हैं, अपन यही बोलते हैं ना, इसीलिए उच्चारण में भी आय ही सुनाई देता है अपने को। तो इसका होगा आय। तो अपना दूसरा सूत्र आ गया साहब, कौन सा, कि यदि अय वर्ण आए उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो इस ए के स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाएगा, या क्या आदेश होगा, वो होगा आए, ठीक है दोस्तों। अपना दूसरा सूत्र हुआ ये, इसके आधार पर जोड़ेंगे तो न में आ जोड़ा तो ना, ये में अ जोड़ा तो ये, और क, इस प्रकार ये बना नायक, और नायक में कौन सी संधि हुई दोस्तों, अयादी संधि। इस प्रकार इसके दो सूत्र अपने निकल के आए, उदाहरणों के माध्यम से अपन ने दो सूत्र बनाए हैं, जिसमें पहला है ए के बाद असमान स्वर आता है तो अ होगा, और अ के बाद असमान स्वर आए तो उसमें अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद तीसरी स्थिति की बात करें तो जैसे है पो धन अन, ठीक है दोस्तों। यहाँ बात करें प से निकला ओ, सिंगल मात्रा वाला ओ, धन अ ओ न। वही वाली बात, यदि ओ वर्ण के बाद या ओ स्वर वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसके बाद अ के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों अब अव आदेश होगा। अगर अव आदेश करते हैं तो जो इसका सही रूप बनाएंगे, उसके बाद आएगा प में अधूरा है, में अधूरा तो हो गया पूरा, वह है अधूरा, वह में अजोड़ा तो पूरा हो गया, और न का न पवन। इस प्रकार पवन में कौन सी संधि है दोस्तों, अयादी संधि। इस आधार पे जो तीसरा नियम बना इसका वो बना कि यदि
प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण ओ हो और जैसे उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी असमान स्वर हो, ओ के अलावा असमान स्वर आता है तो उसमें के बाद जो ओ के स्थान पे आदेश होगा वो होगा अब। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपने 3 नियम निकल के आए। इसमें एक और नियम है जो पहले उदाहरण लेते हैं उसके बाद उसको निकालेंगे उदाहरण से। पो धन अक पोधन अक, इसमें से ओ निकला, प बचा अधूरा, इसमें हो गया सब ओ बचा, उसके बाद है अ क। ओ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ओ के बाद, ये पहली ही क्लास में अपनी चर्चा हो गई थी कि इसके स्थान पे होगा आवादेश होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो चौथा जो नियम निकल के आया हुआ आया कि यदि जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण यदि औ हो और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके बाद ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा, आव। ठीक है दोस्तों, अब इसका संयुक्त करके देखें तो प में आ मिला पा और वह अधूरा है, अब अधूरा तो वह पूरा हो गया और हो गया पावक। इस प्रकार पावक में कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें है अयादी संधि। इसी प्रकार अपने चारों जो सूत्र है वो निकल के आए। ये एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सूत्रों का, उसके बाद एक एक सूत्र के अपन उदाहरण देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके चारों एग्जाम्पल, ये माफ कीजिए नियम। ठीक है, पहला नियम है अयादी संधि में जो पहला नियम निकल के आया अपना वो था कौन सा, माफ कीजिए, एक के बाद यदि असमान स्वर आता है, असमान स्वर वर्ण आए तो एक के स्थान पर जो आदेश होगा वो होगा ये। इससे संबंधित अन्य उदाहरणों की अपन चर्चा करते हैं और भी आप उदाहरण पुस्तक के द्वारा हल कीजिएगा। अगर उनका विच्छेद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बुक में पूछिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और इसके बाद जो ये है इसका उदाहरण लें तो वो है जैसे चे धन अन, वही ए है इसलिए क्या होगा, अय आदेश होगा, इसलिए हो जाएगा चयन। अब किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपका चयन इसी अयादी संधि के माध्यम से होगा चयन। ठीक है, एक है जे धन अ। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें। देखिए जय अधूरा, ए निकला, ठीक है, उसके बाद अ, इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, मैं आपके दोनों के स्थान पर नहीं सिर्फ ए के स्थान पे, ए के स्थान पे क्या होगा, आए, आए हुआ, जय में अ मिला है, जय पूरा होगा, ये अधूरा है, ये अ मिला तो जय, इसका क्या होगा जय। जय में कौन सी संधि है दोस्तों, आयादी संधि। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, जय में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है जय में कौन सी संधि है, अयादी संधि। जो अयादी संधि का पहला नियम अपने लग रहा है। इसके बाद अपन दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम होगा ए वर्ण के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आए आदेश हो जाएगा ए के स्थान पर। इसके उदाहरणों की बात करें तो इसका उदाहरण होगा जैसे गे धन अन, इसका हो जाएगा आय, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय वर्ण होगा, ग अधूर हो जाएगा तो गा, ये मिलाएंगे इसमें तो अन, इसका हो गया गायन। गेदन अकी हो जाएगा, गायक हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे है गणेश जी महाराज, वह है विनय, विनय धन अक, इसमें क्या होगा वी आय होगा तो न में अजोड़ा ना, य में अजोड़ा य क विनायक। ठीक है दोस्तों, विनायक में कौन सी संधि है, अयादी संधि। इसी प्रकार एक रामायण शब्द अपन ने पढ़ा था पूर्व में, रामायण में कौन सी संधि है, रामायण, लेकिन रामायण में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, मुख्य तौर पर दीर्घ संधि ही होगी। और दूसरी संधि इसमें बताते हैं क्योंकि कहता है राम धन अयन, क्योंकि यह न का न हो जाता है और न का नकार हो जाता है जो संयुक्त बनाते हैं, इसलिए इसमें क्या हुई व्यंजन संधि भी मानी जाती है दोस्तों। परंतु इसमें एक और संधि होती है जिसका अध्ययन अधिकांशतः अध्यापक नहीं करवाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए ज्ञात होना चाहिए। वैसे इसमें मुख्य तौर से दीर्घ संधि होगी, यहाँ भूलना नहीं है आपको, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि रामायण में तीसरी संधि और होती है और वो संधि होती है अयादी संधि। आय की ध्वनि यहाँ से आ रही है इसलिए इसका विच्छेद होगा रामय धन अण, रामय धन अण, वही है अय, यही वाली बात आ गई। ए के स्थान पे क्या होगा, राम धन ज्ञा है ए,
ए के बाद अण है, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए होगा। और यहाँ है रा म म मूल जोड़ा आ तो रा मा, य में ए जोड़ा तो य न। इस प्रकार रामायण में भी कौन सी संधि होगी दोस्तों, रामायण में एक और संधि होती है अयादी संधि, परंतु अपने को सिर्फ इसमें याद रखना है दीर्घ, ओनली सिर्फ दीर्घ सी ही संधि याद रखना है। उसके बाद इसका जो तीसरा नियम निकल के आया वो था, यदि प्रथम वर्ण में ओ वर्ण हो, सिंगल मात्रा वाला ओ वर्ण, और उसके बाद हो कोई भी असमान स्वर, तो उसके बाद असमान स्वर वर्ण है तो ओ के स्थान पे क्या आदेश होगा दोस्तों, अव आदेश होगा। तो इसके उदाहरण की अपन बात करें तो वो जैसे बात करते हैं भो धन अन हो जाएगा, अव करेंगे तो ब में अजोड़ा, ब अधूरे ब में अजोड़ा हो गया पूरा, ब वह, व में अजोड़ा व न भवन। इस प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे कहते हैं हो धन अन हवन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और जो एग्जाम्पल था इसमें, माफ कीजिए नियम था, वो था औवर्ण। औवर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर वर्ण आए तो उसके बाद जो ओ के स्थान पे क्या होगा, वो होगा आव। इसके भी अपन उदाहरण समझते हैं। देखिए बात करें, नो धन इक, औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इधर न अधूरा है, इक है। इसी प्रकार क्या बच गया, न में आ जोड़ा तो ना, व में ई जोड़ा तो छोटी ई जुड़ेगी वीक, नाविक। नाविक में दोस्तों कौन सी संधि है, नाविक में है दोस्तों अयादी संधि। इसी प्रकार एक और शब्द है भो धन इसमें भी देखो जय की तरह इसमें भी कंफ्यूज होंगे, ब अधूरा बच गया, इधर बच गया औ के बाद है कोई भी असमान स्वर आव हो जाएगा, आव व भ में जोड़ा, भ में आ जोड़ा तो भा, ठीक है, वह बचा, व में अजोड़ा तो वह। इसी प्रकार भाव में कौन सी संधि है दोस्तों, भाव में है अयादी संधि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको अयादी संधि भी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अयादी संधि के पहचान की, पहचान, यण संधि की पहचान की अपन ने बात करी थी। उसके बाद बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान यही है दोस्तों कि जो भी अपने को शब्द देगा, जो भी संधि युक्त अपने को शब्द देगा, संयुक्त शब्द अपने को देगा, उस शब्द के मध्य में आपको अये, आए, अव और आव की ध्वनि सुनाई देगी, और उसी ध्वनि जहाँ से ध्वनि आएगी और जहाँ पे ये वर्ण अपने को दिखेंगे वहीं से उसका विच्छेद करना होगा। इस प्रकार अपन ने 5 जो संधियाँ पढ़ी इसमें स्वर संधि में, उनमें से जो पहली संधि थी वो थी दोस्तों, माफ कीजिए आज मार्कर भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, और नेक्स्ट क्लास में इसकी मार्कर की समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है, और आपकी भी कोई समस्या हो उसका समाधान भी हम करेंगे, लेकिन कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए पहले जो संधि अपन ने पढ़ी थी, और समस्या का नाम लेते तो बिल्कुल ही रुक गया है। हाँ, पहली थी स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था या आवर्ण के बाद या आवर्ण हो तो क्या होगा, आ। ठीक है दोस्तों, आवर्ण। इसी प्रकार ई या ई वर्ण के बाद ई या ई वर्ण हो तो क्या होगा, दीर्घ ई। इसी प्रकार ऊ या ऊ, दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ हो तो क्या होगा दोस्तों, दीर्घ ऊ। इस प्रकार इसके 3 नियम बने थे। और जो इसकी पहचान की मैं बात करूं तो पहचान अपने को ज्ञात थी, कौन सी के बीच में ये या फिर ये वर्ण या फिर ये दिखे बड़े की मात्रा, जहाँ पे भी ये दिखे अपने को वहाँ कौन सी संधि करनी है दोस्तों, दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन ने जो 2 संधियों की बात करी थी वो करी थी जो पहली क्लास में हुई थी अपनी, ये अलग अलग कक्षा थी इसकी दीर्घ की। उसके बाद जो कक्षा हुई थी उसमें अपने 2 संधियाँ पढ़ी थी, दूसरी और तीसरी। दूसरी संधि थी अपनी गुण संधि दोस्तों, और तीसरी संधि थी अपनी वृद्धि संधि। इनको एक साथ इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। इसकी बात करें तो अ या आ वर्ण के बाद ई या ई वर्ण आए तो वहाँ पे होगा ए, और अ या आ वर्ण के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो वहाँ हो जाएगा ओ वर्ण दोस्तों। और इसके बाद बात करें अ या अ वर्ण के बाद आ वर्ण के बाद बात करें री की तो वहाँ होता है अर आदेश दोस्तों। ठीक है, र आधा होगा। यही बात करी थी। इसकी अपन पहचान की बात करें, पहचान किसकी, गुण संधि की, तो शब्द के मध्य में आपको यह आकृति, ये और ये ऊपर रहा।
इस प्रकार की आकृतियां दिखेगी। वहां पे क्या है, अधिकांशतः एन गुण संधि ही होगी। प्रतिसंधि की बात करें तो अ या आ वर्ण के बाद ए वर्ण आए, ए या ए वर्ण आए तो इसका वृद्धि रूप हो जाएगा ए वर्ण, और ए या आ के बाद कौन सा वर्ण आए, ओ या औ वर्ण आए तो कौन सा आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। इनकी पहचान की बात करें तो पहचान थी, इसकी पहचान इसमें पहचान थी, इसमें थी सिंगल मात्रा तो इसमें हो जाएगी डबल मात्रा। इसमें यहाँ भी सिंगल मात्रा थी ओ की, तो यहाँ ओ की हो जाएगी दोस्तों डबल मात्रा। ये दो ही इसकी पहचान मात्र है। और इनके बाद जो अपनी क्लास हुई थी वो थी इनके अपवादों से संबंधित, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद जो बात हुई थी अपने अपवादों से संबंधित क्लास हुई थी, और उसके बाद जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा दो संधियों के बारे में। जो चौथी संधि थी वो थी यण संधि, और जो पांचवी संधि थी अपनी वो थी अयाधि संधि। अयाधि संधि, इस संधि की बात करें अपन तो इसमें बोला कि ई के बाद या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर वर्ण आए तो सिर्फ ई के स्थान पे। अब तक इससे पहले तीनों संधियों में दोनों के स्थान पे हो रहा था जो भी हो रहा था, याद रखना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ई के स्थान पे होगा यह वर्ण, और ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहाँ ऊ और ऊ या दीर्घ ऊ के स्थान पे वह होगा, और उसी बाद री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पे था दोस्तों र। ठीक है, इसकी जो पहचान बताई मैंने बताई कि य व और र वर्ण से पूर्व, ये वर्ण तो पूरे दिखेंगे लेकिन इन तीनों वर्णों से पूर्व आपको कोई ना कोई अधूरा व्यंजन वर्ण दिखेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें अयाधि संधि की, तो अयाधि की बात थी कि ए वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए, और ऐ के बाद होए असमान स्वर आए तो वह होगा आए, और यदि ओ वर्ण के बाद असमान स्वर आता है तो वो होगा आओ, और औ वर्ण के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह होगा आओ। ये जो वह है, यह है, लास्ट में ये सब कौन से हैं, अधूरे वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसके पहचान की बात करें तो पहचान है कि जो भी शब्द देगा संधि युक्त उनके मध्य में क्या हो, किसकी ध्वनि आएगी, ए आए औ और आओ की ध्वनि आएगी। इसी के साथ अपनी जो स्वर संधि है लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे जल्दी ही हम आपके पास लेके उपस्थित होंगे, आपके समक्ष उपस्थित होंगे। महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित जो अपनी कक्षा होगी वो बाद में होगी। अब जो अपनी जो आगामी जो कक्षा होने वाली है वो कक्षा होगी व्यंजन संधि से संबंधित। यदि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, दीजिए इजाज़त, अगली कक्षा तक जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय।